मानव जीवन अनेक विविधताओं से भरा हुआ है और अपने जीवन काल में उसे अनेक प्रकार के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इनमें वो प्राय इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि अपनी व्यस्त जिंदगी से स्वयं के लिए समय निकालना भी कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में त्योहार उसके जीवन में सुखद परिवर्तन लाते हैं और उसमें हर्षोल्लास और नवीनता का संचार करते हैं। बिल्कुल, त्योहारों के आगमन से पहले ही हम देखते हैं हमारे अंदर तमाम एक अलग तरह का उत्साह होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये त्योहार हमारे जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आते हैं। हम आलस और नीरसता को त्याग कर पूरे उत्साह के साथ त्योहारों की तैयारी करते हैं, त्योहारों की प्रतीक्षा करते हैं। ये त्योहार ही हैं जो हमें रिचार्ज और रिफ्रेश करते हैं, जिससे हम जीवन में एक नई गति के साथ आगे बढ़ते हैं। तो त्योहारों के इस मौसम में हम उम्मीद करते हैं कि आप भी रिचार्ज और रिफ्रेश हो। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय खबरें क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के साथ समीक्षा बैठक आज करेंगे जिनमें टीकाकरण कम संख्या में हो पाया है। बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले दूसरे राज्यों के 40 से ज्यादा जिला कलेक्टरों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय को सुलभ और आसान बनाने पर जोर दिया है ताकि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण किया जा सके। विशाखापट्टनम में दामोदरम संजीवया लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में उन्होंने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने अदालती मामलों में देरी पर चिंता जताई, इसका समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने न्याय को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से उनके संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में अनुकरणीय पहल की जा रही है। वंचित और अभावग्रस्त वर्ग के घरों तक दिवाली की खुशियों और उल्लास का प्रकाश पहुंचे, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने घर घर उजियारा अभियान का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। परिषद ने HAL से 12 हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और BEL से लिंक्स U-2 अग्निशमन प्रणालियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे नौसेना के लड़ाकू जहाजों की खोज और कार्रवाई क्षमता में इजाफा होगा। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत हासिल की है। ज्ञानेश्वर पाटिल 81,000 वोटों से जीते हैं। वहीं दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार कलाबेन मोहन डेलकर ने 51,009 वोटों से जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कौशल ठाकुर को हरा दिया। वहीं दादरा नगर हवेली सीट शिवसेना के खाते में गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 107 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 52,39,000 से अधिक खुराकें दी गई हैं। वहीं देश भर में कल 10,423 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जो कि 259 दिनों में सबसे कम है। कल 15,000 से अधिक लोग ठीक हुए। इसके साथ ही देश भर में अब तक 3,36,83,581 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल स्वस्थ होने की दर 98.21% है, जबकि अब तक 61 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। और 5 दिन के उत्सव की शुरुआत धनतेरस के त्योहार के साथ कल शुरू हो गई। नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के साथ शुरू की और नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं की अगुवाई में विकास और वोकल फॉर लोकल जैसे 2 अभियानों का आह्वान किया है।
जी हाँ, जैसा प्रीति बता रही थी, धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही दीपावली से संबंध त्योहार की श्रृंखला शुरू हो गई है। धनतेरस के इस अवसर पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि का वास बना रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। और नजर राज्य से जुड़ी सुर्खियों पर। लोगों की लापरवाही के कारण 12 इलाके सील हो गए हैं। त्योहारों के बीच लोगों की लापरवाही और भीड़ देखने को मिल रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक ही दिन में 12 इलाके सील। कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने पर प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। इन इलाकों में अगले 14 दिन के लिए सभी प्रकार की छूट रोक दी गई है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भुवनेश्वर से जयपुर के बीच सीधी विमान सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की पश्चिमी और पूर्वी संस्कृतियों का समागम हो सकेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर करशांगला चौकी का दौरा किया। यहां उन्होंने आईटीबीपी की 55 बटालियन के जवानों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान विपरीत परिस्थितियों में तत्परता से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में सभी सरकारी रिक्तियों को पारदर्शी तरीके से भरा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 पेज का एक इस्तीफा भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने कई सालों के जुड़ाव और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पंजाब के हित में किए गए कामों का लेखा जोखा भी पेश किया। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड पूर्वी लद्दाख में विषम परिस्थितियों में अभ्यास कर रही है। 3 दिवसीय इस अभ्यास के 1 नवंबर को शुरुआत हुई है। यह अभ्यास 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री तापमान में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पवार की 5 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पवार की जिन संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया है, उनकी अनुमानित कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। और राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों के बाद अब एक नजर दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में एक बार फिर बड़े देशों को चेताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाया गया है। मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के पहल से एक ठोस रूप मिला है। एक्सीलेंसीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा दी थी। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से कई देश तो समृद्ध हुए, किंतु हमारी धरती, हमारा पर्यावरण निर्धन हो गए। फॉसिल फ्यूल्स की होड़ ने जियोपॉलिटिकल तनाव भी खड़े किए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक बेहतरीन विकल्प दिया है। एक्सेलेंसीज, हमारे यहां हजारों वर्ष पूर्व सूर्योपनिषद में कहा गया है, सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू, अर्थात सब कुछ
सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ तभी से सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा तब तक हमारा प्लेनेट भी स्वस्थ रहा। लेकिन आधुनिक काल में मनुष्य ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब किया और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है तो इसका रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। COP26 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने दुनिया को दी पंचामृत की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और इसके नतीजे बहुत जल्द नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से जंग के लिए प्रधानमंत्री ने दुनिया को पंचामृत सिद्धांत की सौगात दी। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में वेद मंत्र के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में है और भारत का कार्बन उत्सर्जन केवल 5% है। ग्लासगो में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़ों के जरिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी ढोल पर अपना हाथ आजमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में उन्नतिशील द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे 58 द्वीपीय देशों को फायदा होगा। इस योजना को 2022 से 2030 के बीच लागू किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस योजना के शुभारंभ के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद थे। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और रक्षा समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से इतर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात की। काबुल में सबसे बड़े अस्पताल में 2 धमाके हुए हैं और 19 लोग मारे गए हैं, 50 लोग घायल हो गए हैं। जी हां, काबुल में सबसे बड़े सैनिक अस्पताल में गोलीबारी के बाद 2 विस्फोटों में 19 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। तालिबान के अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट मध्य काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के प्रवेश द्वार पर हुआ। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को अस्पताल में प्रवेश करते देखा गया था। चीन की राजधानी पेइचिंग में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध बढ़ा दिए गए। अधिक संक्रमणग्रस्त क्षेत्रों से पेइचिंग आ रहे स्थानीय लोगों से अपनी यात्रा टालने के लिए कहा गया है।
बीजिंग स्वास्थ्य आयोग ने ये घोषणा की है। इस निर्णय के बाद देश में कोविड संक्रमण को पूरी तरह खत्म करने की नीति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इथियोपिया ने मंगलवार को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और अदीस अबाबा में अधिकारियों ने नागरिकों को राजधानी की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि टाइग्रे के उत्तरी क्षेत्र के लड़ाकों ने शहरों की ओर आने की धमकी दी थी। ये विद्रोही संगठन इथियोपिया के 2 प्रमुख शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। दीपावली के मौके पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने सुरों से समा बांध दिया। आप भी आनंद लें इस शानदार भजन का। जब मैं सुंदर है तो चाहे किसी कहूँ यारा, जब मैं सुंदर है तो चाहे किसी कहूँ यारा, राम राम बोलो शाम शाम शाम, बोलो राम राम बोलो शाम शाम शाम। जब माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर फिल्मी के भावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे किसी कहूँ यारा, जब मैं सुंदर है दूल्हा, चाहे किसी कहूँ यारा, बोलो राम राम बोलो शाम शाम शाम, बोलो राम राम बोलो शाम शाम शाम। बोलो राम। मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के 3 नवंबर वर्ष 1906 में भारतीय सिनेमा के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत पेशावर के एक थिएटर ग्रुप से शुरू की। वर्ष 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई के मशहूर और देश भर में आधुनिक थिएटर के प्रेरणाता माने जाने वाले पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। वर्ष 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने महज 24 साल की उम्र में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। वर्ष 1960 में मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाकर उन्होंने सबके सामने अभिनय की उत्कृष्ट मिसाल पेश की। 3 नवंबर वर्ष 1933 में जन्मे प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का आज 88वां जन्मदिन है। सेन का जन्म कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ। अमर्त्य एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब है अमर। अमर्त्य सेन ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक और अनुसंधान विद्वान के तौर पर की। उनका ग्लोबल इकोनॉमी में बेहद खास योगदान रहा है। वर्ष 1998 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया और उन्हें बांग्लादेश की मानद नागरिकता भी प्राप्त है। 3 नवंबर वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने तत्कालीन स्पुतनिक 2 लॉन्च किया। इस लॉन्च में सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को भी अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। इस तरह 6 किलो वजन की लाइका ने इतिहास रचा। वह स्पेस में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। उसे लेकर गया सैटेलाइट वर्ष 1958 को पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। हालांकि वह कितने समय जीवित रही यह एक बड़ा रहस्य था। रूसी भाषा में लाइका भौंकने को कहा जाता है और वहीं से इसका नाम रखा गया। इतिहास पर नजर डालना और इतिहास को याद रखना प्रीति बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतिहास में जो गलत घटा है उसे सीख मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इतिहास में जो बेहतर हुआ है उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए। बिल्कुल, और तमाम ऐसे कीर्तिमान हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं प्रतिबिंब। और
ये एक जरिया भी है, ये हमारा जो सेगमेंट है, जी, एक जी। सरसरी निगाह डाली जाए कि आखिर इतिहास के पन्नों में आज की तारीख क्या कहती है। जी जी, वो तो हमने दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं फिट रहो इंडिया की, क्योंकि इतिहास के साथ साथ फिट रहना भी बेहद आवश्यक है। हमारे देश में हर दिन उत्सव का कोई ना कोई अवसर होता ही है। ये उत्सव मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उत्सव से सामाजिक जीवन का सृजन और विस्तार होता है। बिल्कुल, उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं, इसलिए उत्सव से जुड़ी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी में वो मददगार भी होती हैं। आखिर कैसे, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं सीजन्स ऑफ फेस्टिवल की, त्योहारों की। आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है, तरह तरह के त्यौहार चल रहे हैं। ये जो त्यौहार होते हैं हमारे साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे मानसिक और हमारी इमोशनल वेलनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जब त्यौहार आता है हमारा दिल करता है कि हम घर साफ़ करें, अपने जो हैं अपने कबर्ड साफ़ करें, जो पुराने कपड़े हैं वो निकालें। क्योंकि जब हम घर साफ़ करते हैं, पुरानी परी चीज़ें दे देते हैं, सफाइयाँ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, डीक्लटर करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, डीक्लटर करते हैं। और वैसे ही हमारी दिमाग में डीक्लटर होता है। जब आप सफाई देखते हैं आसपास, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो हम बहुत कहते हैं इस चीज़ को कि जब आपको स्ट्रेस हो तो आप अपने ज़रूर ड्रॉर, अपने कबर्ड, अपना किचन, अपना कमरा, अपना आसपास का वातावरण साफ़ रखिए। स्वच्छ रखेंगे जो भी आप अपना वातावरण, उतना ही आप अच्छा फील करेंगे। तो फेस्टिवल्स में तो हम लोग कोशिश भी करते हैं कि पुताइयाँ करवा लें, कोई लाइटें बदलवा लें, नए कपड़े खरीदें। ज़्यादातर हम फेस्टिवल्स में नए कपड़े खरीदते हैं और इसे हम कहते हैं रिटेल थेरेपी। जब हम नया कपड़ा खरीदते हैं तो हमें अपने लिए बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम कलर्स भी ऐसे ब्राइट लें जिससे हमें और एनर्जी आए, इंथुजियाज़म आए, खुशी आए, तो और भी अच्छा लगता है। रिटेल थेरेपी या जो शॉपिंग से जो हम कहते हैं फील गुड फील वाले केमिकल्स भी ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं और हमारा मूड अच्छा हो जाता है जब हम शॉपिंग के लिए सोचते हैं कि हमने कल शॉपिंग के लिए जाना है, चीज़ें खरीदनी है। और अपने लिए नहीं, औरों के लिए जब हम लेते हैं तोहफ़ा, गिफ्ट, तब भी हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम किसी के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, किसी के लिए हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा हम खाना भी अलग तरह का बनाते हैं त्यौहार पे, उससे भी हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हम इकट्ठे मिलके सोचते हैं कि हम क्या मेन्यू रखें, क्या खाना बनाएं। एक दूसरे को हम मिलने जाते हैं, एक दूसरे को हम तोहफ़ा देते हैं या खाने पे जाते हैं, तो हम सबसे जब मिलते हैं सोशली, हंसते हैं, बातें करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो फेस्टिवल होता है हमें इकट्ठे लाने का होता है, एक कम्युनिटी लाने का होता है, जहाँ हम मिलजुल के अपने घरों की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जाके मिलते हैं, एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं और एक अच्छा खुशहाल माहौल रखते हैं। मगर ये भी है कि कई लोग उदास रहते हैं इस टाइम पे, कोई भी वजह रही हो उनकी लाइफ में, तो उसके लिए भी हमें सेंसिटिव होना है कि अगर आपको पता है कोई उदास है, अगर वो अपने एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता वो त्यौहार मनाने, तो हम उसे मिलने चले जाएं, हम उसके लिए कोई तोहफ़ा ले जाएं, हम उससे फ़ोन पे बात करें। क्योंकि ये जो भी त्यौहार है वो हम सबका है। हम जितना हो सके सिर्फ अपना ना सोचें, सबका सोचें, इकट्ठे मिलके हर त्यौहार मनाएं, तो हमें और भी खुशी होगी। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। प्रीति, ये त्योहार और पर्व मनाने के पीछे धार्मिक मान्यताएं तो होती भी हैं, साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। और दिवाली पर सफाई इसलिए की जाती है, दिवाली मॉनसून के ठीक बाद आता है और मॉनसून में कीट पतंगे, मच्छर और कीटाणु पनपते हैं और सफाई के द्वारा वो समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, और जैसे एक्सपर्ट ने भी इसके तमाम पहलू बताए, आप प्रतिबिंब बता रहे हैं
यानी एक त्योहार के पीछे इतने सारे आयाम हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करें और उनके मायने समझें, उन्हें जीवन में उतारें, तो मेरे ख्याल से त्योहार का रंग और ज्यादा हम कह सकते हैं निखर कर आएगा और उत्साह और उमंग भी हमारे अंदर और ज्यादा और महत्व भी बढ़ जाएगा। एक परंपरा नहीं रहेगी बल्कि महत्व के साथ हम उस पर्व को, उस त्योहार को मनाएंगे। बिल्कुल। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो त्योहारों का मौसम है वो आपकी जिंदगी में और उमंग और उल्लास लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।